Good morning, all of you. It's Deepak Saini this side, your physics teacher. Today, we will start numericals based on electric flux and Gauss law. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ लास्ट की कुछ वीडियोस में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का बेसिक्स कर लिया था। इसके कुछ फॉर्मूलेस थे, कुछ डेरिवेशंस थी, सिंपल अपन ने सब कर लिया था। तो अब उसके ऊपर बेस अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। न्यूमेरिकल देखने से पहले आप पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की थ्योरी आपके अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं है अच्छे से कंप्लीट, नहीं प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझ में, तो इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियोस को आप अच्छे से देखें। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला था, phi इज इक्वल टू ई डॉट एरिया स्मॉल तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी, ई ए cos थीटा। phi is equals to theta is angle between electric field and area. Area is always perpendicular to the surface of, ये भी अपन डिस्कस कर चुके थे। ये सरफेस से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, आप एक डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। ये एरिया है, ये एरिया इसको मैं नॉर्मल भी कह सकता हूँ। नॉर्मल है इसका, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, एक टेंजेंट होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उसमें ई दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा, वो अपन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिख लेना स्क्रीन पॉज करके। Consider a uniform electric field 3 into 10 की power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane? And second one is, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? अब देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। अब फर्स्ट पार्ट देखने से पहले क्या अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर। अब मैं बात करता हूँ एरिया की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स वाई जेड है, किसी को मैं एक्स ले सकता हूँ, किसी को वाई ले सकता हूँ। मैंने इसको एक्स ले लिया, ये मेरा वाई, ये मेरा जेड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, whose plane is parallel to the yz, ये रहा आपका yz प्लेन, ये है आपका yz प्लेन। अब इसका एरिया क्या होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अगर मैं एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एरिया इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि स्क्वायर दे रखा है आपको, तो उसकी एक साइड कितनी हो गई, 10 × 10⁻², क्योंकि अपन इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका होल स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, देखिए ये वाईजेड प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को कहते हैं अपन आई कैप। ये अपना एरिया वेक्टर के फॉर्म में हो गया। अब फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। व्हाट इज ई, 3 इंटू 10 की पावर 3 डॉट, तो आई कैप डॉट एरिया इज 10 की पावर -1 कह सकते हैं अपन इसको, इसकी पावर कह सकते हैं 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर कर देंगे, बात वही है, 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए सॉल्व करते हैं अपन इसको। 3 इंटू 10 की पावर 3, आई को आई से, ये सॉरी यहाँ पे आई के, अब बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो आई को आई से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये बन गया 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 30। ठीक है, इसका आंसर हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ये हो गया अपना फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट निकालने में प्रॉब्लम आए अगर आपको, तो फ्लक्स की यूनिट देखिए, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा यूनिटलेस, ई की न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यानी कूलम इनवर्स। ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree with the x-axis? अब देखो ये करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। हो गया? अब देखिए
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। देखिए ये मेरा x, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप x y z आप कहीं पे भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ये x एक्सिस ले लिया, 60 डिग्री है, ये एक प्लेन ले लिया। अब क्वेश्चन में कहा कि इसका जो प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इस सरफेस से परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ लग रहा है, आई के मतलब एक्स एक्सिस में लग रहा है, एरिया आपका यहाँ है। अब उसने क्या नॉर्मल कितना डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब फॉर्मूला मेरे को पता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस कितना 60। 60 क्यों लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि 60 एरिया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन कंसिडर करते हैं। तो फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस 60। ई इज 3 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैप नहीं लेंगे। एरिया इज 10 की पावर कितना था, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos 60 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1/2। 10 की पावर माइनस 2 है, 10 की पावर 3 कितना बच गया, 10, आ गया 15, कितना आ गया प्लस 15, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने प्लेन का नॉर्मल दे रखा है। क्वेश्चन ध्यान से समझने की बात है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, what is the flux through the same square if the normal to its plane। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये नॉर्मल टू द लिखा हुआ तो सही है, लेकिन मान लो एक अलग क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ द ये प्लेन नॉर्मल टू इट्स ये नहीं लिखा हुआ, इफ द प्लेन मेक्स 60 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये प्लेन आ गया आपका, ठीक है, इसका ये वाला एंगल दिया हुआ रहेगा, अगर नॉर्मल टू इट्स लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एरिया आप इधर लेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही रहा है, थीटा कितना कंसीडर करेंगे अपन, 30 डिग्री। ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मैंने बना दिया है। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन। अब इसमें कुछ अच्छी वैरायटीज देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए, इससे पहले वाले जिसके दो पार्ट अपन ने क्वेश्चंस किए थे, उसमें क्या था, प्लेन दे रखा था, वो या तो वाईजेड प्लेन में जो वाईजेड एक्सिस पे रखा हुआ था, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस से रखा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है, इसमें एक प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है कि वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, और एक किसी भी प्लेन में नहीं, वो एक्स और जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में है वो, एक्स जेड प्लेन में परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया अपन ने। इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये दे रखी है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मेरे को चाहिए फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, एरिया। क्या चाहिए मेरे को, एरिया। ठीक है, केवल एरिया निकालना है। तब पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन एक्स और जेड प्लेन में रखा हुआ है और वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, चलो अब मेरे को एरिया निकालना है। देखो थोड़ा सा 11th भी जाए अगर अपन, ठीक है, तो 11th पे अगर अपन जाते हैं तो इसका एरिया निकाल के लाना है वेक्टर फॉर्म में। पहले से कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे अपन को। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। देखिए डायग्राम बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई और ये जेड। अब मान लो मैंने इसको कहा ये ओरिजिन है, ठीक है, या फिर इसको ओरिजिन से अपन, ओरिजिन पता है अपन को, तो इसको अपन ले लेना है ए बी सी और ये डी। अब इस ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपन को सबसे पहले। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं अपन। जैसे ए ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इसको तीनों कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0,0। साइड कितनी रखी है, 2√2। अब देखो ए और डी, ठीक है, ए डी पे वाई एक्सिस पे एक्स और
जेड 0, बचा कौन y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 2 अंडर रूट 2, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ बी की, केवल मेरे को बी का निकालना है, फिर मैं इसीलिए इसका एरिया निकालूंगा। अब बी के कोऑर्डिनेट्स किसमें है, एक्स और जेड प्लेन में, तो वाई तो हो गया मेरा 0। अब एक्स कितना है, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर स्ट्रेट, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये जो है, ये मेरा क्या है x और ये मेरा क्या है y, सिंपल कहानी है। ये मेरा x और ये मेरा क्या है y, ठीक है, जो डॉटेड लाइन है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को, जैसे मान लो इसको मैंने डी पॉइंट बोल दिया, अब ये जो ट्राइंगल है ए बी और ये डी, ये कौन सा पॉइंट है अपना, डी पॉइंट, ए बी और डी, इसमें मैंने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया। जैसे मान लो ए बी मेरा कितना है 2√2, तो वो कितना हो गया, x कितना हो गया 2√2 cos 45, ठीक है। x इज इक्वल टू, आप कंपोनेंट डायरेक्ट कर सकते हो, ए बी दे रखा है तो ए बी इज 2√2, देन ए डी इज थीटा के पास वाला cos, देन 2√2 cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2 cos 45, 2 से √2 गया तो x कितना आ गया 2। सिमिलरली मेरे को y चाहिए, तो y भी, अब ये cos है तो इधर इसके पैरेलल में साइन होगा ऐसे, ए बी, तो ये एक्स वाला हो गया, ए डी जो हुआ वो अपना हो गया ए बी कॉस 45, तो अपना जो ये वाला पैरेलल वाला कॉम्पोनेंट होगा ए बी साइन, दूसरा वाला साइन होगा जो इसके बराबर होगा किसके, डी बी के, तो y इज इक्वल टू 2√2 साइन 45, एंड साइन 45 इज अगेन 1/√2, √2 से √2 जब बचा कर 2, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए अपने पास 2, 0, 2, ये अपन ने निकाल ली ए बी और डी की कोऑर्डिनेट्स। अब देखो मैंने अलग से एक स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर के अंदर ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा नेक्स्ट वाला c, ठीक है, जैसे दे रहा a और b। अब a के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स 2, 0, 2, d के कोऑर्डिनेट्स 0, 2√2, 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब अपन को इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए अपन को 11th क्लास मतलब अच्छा क्वेश्चन मान सकता है, मिक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट लगता है, कई बार बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ ए बी इंटू ए डी, ये वेक्टर का फॉर्मूला था, ए बी इंटू ए डी, यानी ए पॉइंट ए से बी और ए से डी। अब अगर मैं निकालूं ए बी, तो ए बी इज, ए बी कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, तो ए बी इज बी माइनस ए, तो बी कितना है, ए बी इज बी माइनस ए, और ए डी इज व्हाट, बी माइनस ए, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बी इंटू डी। अब बी कितना है मेरे पास, बी कितना है, ठीक है, बी दिख रहा है मेरे को 2i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस, ठीक है, टी माइनस ए कितना हो रहा है 2√2 जे कैप, क्योंकि y ही वहां पर x और z नहीं है। जब मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है, तो i और k को जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके लेके आऊंगा, आप 11th क्लास के तरीके से निकाल सकते हैं, तो मेरा जो आएगा ये आएगा 2√2 जे कैप, कितना आएगा एरिया 2√2 जे कैप, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके आप देख सकते हैं। सॉरी ये और भी आएगा, सेकंड, सो यहाँ आई कैप है, के कैप, तो इसका आएगा जो अपना एरिया आएगा वो आएगा 4√2, क्योंकि आई को जे से किया तो 4√2 और आई क्रॉस जे के कैप, ठीक है, प्लस के को जे से किया तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, ठीक है, तो माइनस 4√2 जे कैप, ठीक है, ये अपना एरिया आ गया। अब इस एरिया से अपन एरिया वेक्टर आ गया। अब देखिए एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 4√2 के कैप माइनस 4√2 जे कैप। अब मेरे को निकालना है फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ था अपन को 4i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस
2 के कैप, ठीक है, एरिया डॉट 4√2 के कैप माइनस 4√2 जे कैप, ठीक है। अब आई को जे को जैसे और के को कैसे अपन इसको करनी है, ठीक है, ये अपन को आता ही है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आई को आई से करेंगे कोई नहीं है, कोई बात नहीं, जे को जैसे करो, तो जे को जैसे करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12√2, ठीक है। और के को कैसे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इक्वल्स टू 0, आई का आई से, जे को जैसे करेंगे तो 4 3 जा माइनस का 12 अंडर रूट 2 जे कैप, ठीक है। और वो कितना जाएगा, जे कैप 4 से 12√2, और के को कैसे करेंगे तो 4 2 जा माइनस का 8√2 के कैप, तो कितना हो गया 4 से 12 एंड 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 20√2, ठीक है। ये सॉरी जे कैप यहाँ में आएगा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा 20√2 की डिग्री स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या माइनस में आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, इनकमिंग फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज 2000 वोल्ट मीटर एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज 8 into 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर है। कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब देखिए ये यहाँ पे 8 into 10 की पावर 3 है, वोल्ट पर मीटर है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जब अपन फ्लक्स में देखा था तो उसमें कहा था इनकमिंग जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव, आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव। अब फाइव इनकमिंग इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस माइनस 2000, और फाइव आउटगोइंग फ्लक्स इज प्लस 8 10 की पावर 3 8000 हो गया। तो टोटल फ्लक्स फाइव नेट, ये स्केलर क्वांटिटी अपन इसको विद साइन ऐड करेंगे, तो 8000 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 6000, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेट फ्लक्स 6000, ठीक है। अब पूछा क्या है चार्ज, अपन को पता है गॉस लॉ से, गॉस लॉ क्या कहता है फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन की मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस, यही पूछा है। तो समेशन क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 की पावर माइनस 12, और पाई अपन ने निकाल लिया है 6000। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करने में 0.05 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये हो गया अपना सिंपल सा क्वेश्चन। फ्लक्स दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये था इनकमिंग फ्लक्स, आने वाला फ्लक्स माइनस होता है और जाने वाला फ्लक्स प्लस होता है, नेट कर दिया विद साइन क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 0.03 मीटर, एक चार्ज ऑफ 7.6 माइक्रो Coulomb is placed. Find the value of electric flux associated with the circular surface. What would be the change in the value of flux in if the radius is double? एक circular surface है अपने पास, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, इस सेंटर से सेंटर का क्या रखा है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है 7.6 माइक्रो कूलम। इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, पहला क्वेश्चन। तो फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कहाँ रखा हुआ उसके अंदर, तो अंदर वाले चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो अंदर वाला चार्ज 7.6 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, 7.6 into 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस 6 है यहाँ पे, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 8.6 into 10 की पावर 5, ये अपना फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर मैं इस स्फीयर की रेडियस डबल कर दी, लो डबल कर दी, यहाँ पे पहले आर थी, यहाँ पे मैंने 2r कर, ठीक है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है,
7.6 माइक्रो कूलम। अब इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स किस पे है? चार्ज एनक्लोज्ड दैट सरफेस। अब एनक्लोजिंग चार्ज कितना है? 7.6। ठीक है, तो क्या आंसर में फर्क होगा? नहीं होगा। चाहे रेडियस डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, 1000 गुना कर दो, चार्ज तो उतना ही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू समेशन के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। इन सभी क्वेश्चन में चार्ज वही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2 एंड q आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स। अब देखिए क्वेश्चन अपन को फ्रेम करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स और वाई प्लेन दे रखा है, तो ये अपने पास एक लाइन ले ली अपन ने और एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस का लेता है, ये एक्स और ये y। ठीक है, अब मेरा एक चार रखा हुआ a, 0। ये कितना कौन सा पॉइंट है? a, 0। यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है? -2q। और एक +q चार्ज रखा हुआ है। सपोज ये पॉइंट कितना है? 4a, 0। ठीक है, 4a, 0 पे चार्ज रखा हुआ है अपना +q। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +q। ठीक है, फर्स्ट लाइन, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q एंड +q आर लोकेटेड एट a0, यानी x एक्सिस पे रखा हुआ है, y एक्सिस पे नहीं है, एंड 4a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius? अब रेडियस कितनी है? इसकी 3a, सेंटर से ये 3a पे अपन एक स्फीयर बना लिया लो साहब। ठीक है, अब इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? सेंटर का ओरिजिन ले रखा है क्वेश्चन में। इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। केवल चार्ज से मतलब अंदर चार्ज केवल कितना रह गया? केवल -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस स्फीयर से अपन को पूछा है और स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है वही चार्ज अपन को लेना होता है। बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है। कि अपने गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे, उसके ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये हो गया अपना आंसर। ये जो क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, समझने की जरूरत थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही वैसा कुछ क्वेश्चन है, कुछ मिक्स कर दिया है अपन ने। देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर आप टॉपिक अच्छे से कवर नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे, तो जो पहले पढ़ा रखा है वो आपको पढ़ के और फिर न्यूमेरिकल्स देखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन, कंसीडर टू होलो concentric spheres S1 and S2 enclosing charges 2q, 4q as shown in figure. Find out the ratio of electric flux through them. पहले फ्लक्स का अपन रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब फ्लक्स का रेशियो निकालने के लिए पहले अपन निकालेंगे फाई S1। S1 मतलब जो एक सरफेस है उससे, फर्स्ट सरफेस से। ठीक है, जब S2 सरफेस है उससे निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे अपन। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी सरफेस है? डायग्राम में देखो, ये S1 सरफेस है और ये कौन सरफेस है? S2। अब S1 सरफेस से फाई S1 सरफेस से कितना फ्लक्स, टोटल चार्ज कितना? 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई S2 सरफेस से कितना चार्ज है? S2 सरफेस देखो, ये जो S2 सरफेस है इसके अंदर S2 सरफेस है पूरा, इस S2 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 4q और 2q दोनों है, तो 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो गया फाई S1 अपॉन फाई S2, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q से q, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो कितना गया आंसर? 1 अपॉन 3। ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट जो कह रहा है, how will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space inside S1
इन प्लेस ऑफ एयर, F1 के अंदर, ठीक है। डिड्यूस द नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, ठीक है, रिलेशन जो भी है। अब देखिए एस हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज। अब देखिए फाई S1 जो पहले वाला था वो फिक्स था अपना, फाई S1 इज इक्वल टू था अपना 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने S1 सरफेस के अंदर ये डैश लगा दिया, S1 फाई S1 डैश। अब इस सरफेस में इस S1 डैश के अंदर क्या किया मैंने, S1 सरफेस के स्फीयर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। तो कभी भी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यानी फाई S1 ये किस में हो गया, फ्लक्स फाई S1 डैश, ये वाला फाई S1 डैश, ये जो न्यू वाला इसको कह सकता हूँ फाई S1 न्यू, फाई S1 न्यू आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे ये एयर वाला था, उस एयर वाले में अगर मीडियम वाले का निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन आर से। तो ये हो गया 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया पुराने वाला, तो फाई S1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितनी, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है, क्या नहीं दे रखी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि ये अपना आंसर हो गया, फाई S1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। तो आज ये भी अपने इस पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।